नमस्कार, मार्केट महारथी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन। बाजार में कमजोरी लगातार बरकरार है। आज भी निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़े से रिकवरी के संकेत जरूर दे रहा है। नतीजों का रिएक्शन भी आ रहा है। जहां पर अच्छे नतीजे हैं उनकी हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी हो रही है शेयर में, और जहां पर कमजोर है वहां पर पिटाई भी जबरदस्त हो रही है। लेकिन बाजार का डायरेक्शन यहां से क्या होगा और बाजार के लिए बड़ी चिंता क्या है? क्या एफआईआईज की बिकवाली थमेगी? क्या चीन वाला फैक्टर बाजार को परेशान करता रहेगा, या फिर वैल्यूएशंस जो करेक्शन होने थे अब वो अपने लास्ट लेग में चल रहे हैं? ये तमाम चीज समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, पहले तो बाजार पर आप एक व्यू दीजिए। आपको सबसे बड़ी चिंता क्या लग रही है? एफआईआईज की सेलिंग चिंता है, या फिर अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि थोड़े से कंजम्पशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो चिंता है, या फिर मिडिल ईस्ट में जो इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ईरान के साथ जो टेंशन है, वो बड़ी चिंता है? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी एक्चुअली क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने अगर देखें तो लास्ट 6 महीने में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मार्केट ने करीब करीब 20% रिटर्न दिया है। और अगर उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, market is up almost 40% if you see the BSE 500 and most of the broader market indices. तो करीब करीब 18 महीने में मार्केट 60, 70, 80% बढ़ चुका है। तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना बहुत नेचुरल सी बात होती है, राइट? एंड आई थिंक इट्स आल्सो वेरी हेल्दी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने बताया रिजल्ट्स के बारे में, तो अभी हम लोग जस्ट रिजल्ट सीजन शुरू हुई है। तो जब भी रिजल्ट सीजन शुरू होती है, all investors, particularly the institutional investors, are always on the sidelines. They want to see the results. तो पूरी तरह से पहले रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं, एंड देन दे फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमको नए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स। तो हमेशा रिजल्ट सीजन के आजू बाजू आप देखेंगे थोड़ा सा साइडलाइंस हो जाता है, बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है। And depending on how the trends are, depending on the market commentary of all the company managements, we get a sense that where are the businesses moving in which direction. और देखा जाए तो ये क्वार्टर थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वार्टर क्या होगा कि ऑल दो रिजल्ट तो सितंबर के आएंगे, लेकिन सबके मैनेजमेंट कमेंट्री और जो रिजल्ट्स आएंगे इज ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड और सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जहाँ पे ये अक्टूबर नवंबर जो 2 मंथ है, मैक्सिमम फेस्टिवल्स इस बार ये क्वार्टर में आ रहे हैं इंडिया में। And that is where you actually get a sense of the overall demand pickup. So that is the second big point. I think the third very important point also which you refer to is the FII selling. अगर देखा जाए तो अगर FII जनरली कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी टू ऑलमोस्ट सितंबर तक अगर आप देखें तो पहले 9 महीने में FIIs ने टोटल नेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इंडिया में किया है करीब करीब 2 लाख करोड़ प्लस। उसमें से लास्ट 2 हफ्ते में उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के शेयर्स बेच दिए, विच मीन्स अभी नेट इन्वेस्टमेंट उनका 1 लाख करोड़ के करीब बचा है फॉर दिस कैलेंडर। अभी अगर उन्होंने 50% जितना सेलिंग कर दिया, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कल के भी जो फिगर्स आए, एफआईआई का सेलिंग ऑलमोस्ट 7-8 thousand करोड़ का था on a daily basis. So our sense is that at this point in time, maybe this consolidation is happening. The selling by whatever FIIs had to do because of the year ending, sometimes they want to invest in other markets like China. So all of that is playing out with this one, but it is getting absorbed very nicely. There has been overall 5 to 6% correction, or maybe 6 to 7% correction in the large cap indices. But I think with this kind of heavy selling in such a short period with so much of force, yet the markets have absorbed it very, very nicely. So I think it's just a question of maybe another 1 or 2 weeks and we should see this bottoming out.
ऑलराइट, नमस्कार सचिन, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया कि क्या कुछ फैक्टर्स और क्या कुछ डायनामिक्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं मार्केट्स में। पर उसी के बीच आपने फेस्टिव सीजन सेल्स को भी हाईलाइट किया था और सचिन एक्साइटमेंट बहुत था उसको लेकर, और साथ ही पिछले क्वार्टर से ही हम देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स का रुझान थोड़ा एक कंजम्पशन थीम पर काफ़ी ज़्यादा आ गया था। पर ऐसे में जैसा कि हम फिलहाल कॉमेंट्री या फिर नतीजे देख रहे हैं, आप नेस्ले के अर्निंग्स देख लीजिए, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है। साथ ही ऑटो कंपनीज के भी जो नंबर्स आ रहे हैं फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर, वो कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। तो ऐसे में क्या ये थीम को प्ले करना अभी भी सही है सचिन? और साथ ही कैसे आप इसमें बेट करेंगे, या फिर जो जिस तरीके के आंकड़े हैं, जिस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, वो थोड़ा सा निराश जरूर कर रहा है? आपकी बात सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द मार्केट बिकॉज ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट कमेंटरीज फ्रॉम सम ऑटो कंपनीज और सम एफएमसीजी कंपनीज। बट मेरा मानना ये है कि इट इज स्टिल लिटिल अर्ली, क्योंकि आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो सिर्फ 30 सितंबर तक के होते हैं, वहां पे तो कोई अर्निंग सीजन था नहीं। इनफैक्ट सितंबर मंथ जो था वो उसमें काफी सारे चैलेंजेस थे बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल, फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, and that has definitely impacted people's spending power or people spending. They couldn't even go out and spend money, so that has been a big challenge for the September quarter. But October जो है, जो आपके पहले 10 दिन जो ये अभी दशहरा के बाद जो पूरा फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, तो मेरा मानना ये है कि दशहरा, दिवाली और उसके बाद भी जो एक दो काफी बड़े बैसाखी टाइप जो भी रहते हैं, वो that will be the real test. And it is little too early to be, I think it will be preempting or premature to make a foregone conclusion at this point in time. So I would wait till at least 15th November to get a better sense of the auto numbers or even some of the FMCG numbers. Because अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स की, अगर आप अनदर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखते हैं, तो रूरल मार्केट्स की कमेंट्री जो आ रही है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनीज, that the rural market demand is now growing faster than the urban market, and this is not happening now. This has started happening for almost 1 or 2 quarters now. So there is a very high probability, बहुत ही ज्यादा शक्यता है कि ये ट्रेंड काफी ऊपर ही रहेगा for the next 2 to 3 quarters. और overall rainfall has been decent, so the harvesting season should also be much better coming in December, January, February. The government has started spending money now on the capex because आपको ये भी ध्यान रखना है कि मई, जून, जुलाई में जो इलेक्शंस हुए, जो बड़े इलेक्शंस अपने सेंट्रल इलेक्शंस हुए, उसके कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी स्लो हो गई थी। अब वो स्पेंडिंग यहाँ से चालू हो रही है ऑलरेडी, एंड गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन डिसेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। जैसे ही वो पैसा बाजार में आएगा, आई थिंक द कंजम्पशन डिमांड शुड एक्चुअली पिक अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। सचिन, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मेरा एक बहुत सिंपल सा सीधा सीधा सवाल है सर, आप बुलिश कहाँ पर हैं? किस सेगमेंट पर हैं, किस थीम पर हैं, किस सेक्टर पर हैं? हमारे हिसाब से 2 या 3 सेक्टर्स में जहाँ पे अगर आप इस बार का जो फॉल देख रहे हैं लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स में, जो 5 to 7% अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स में फॉल देखते हैं, तो 2 या 3 सेक्टर्स है जिन्होंने बहुत ही अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। एक है फार्मा सेक्टर, दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। ये दोनों ने अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। तीसरा अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने भी अच्छा सा रेजिलियंस दिखाया है। दैट इज वन। आई थिंक द अनदर वेरी बिग इंटरेस्टिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वहाँ यहाँ पे 2 साइड से बड़ी डिमांड आ रही है। एक है डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो इज अ लॉन्ग टर्म थीम, बट द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड। Whether it is auto ancillaries, whether it is contract research and manufacturing, whether it is specialty chemicals, whether it is engineering goods, textiles, electronic manufacturing, ये सारे sectors में export से जो demand आ रही है, वो I think next 3 से 5 साल के लिए बहुत strong रहने वाली है. So I think these are some of the sectors where we are extremely optimistic as far as the business growth is concerned for the next 2 to 3 years at least.
एक और सेक्टर है जो तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक अगर सोच रखनी हो तो आप वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं पैसे। वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, उसमें कंज्यूमर टेक भी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज भी हैं। आपको ये सेगमेंट कैसा लगता है और विद इन दैट स्पेस आपको कौन सी कंपनी या फिर कौन सा सेगमेंट ठीक लग रहा है? हाँ जी, तो जो न्यू एज बिजनेसेस जो है उसमें हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है और वो है जोमेटो। हम लोग करीब करीब 2.5-3 साल से ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं। हमें लगता है कि ये जो बिजनेस है इनका, ये बहुत ही इनहेरेंटली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फूड डिलीवरी बिजनेस। उनके बाद उन्होंने जो ब्लिंकिट का बिजनेस भी जो अभी चालू किया है, दैट इज आल्सो डूइंग वेरी वेल, और उनका मार्केट शेयर जो क्विक कॉमर्स बोलते हैं उसमें काफी हायर है कंपेयर टू द कंपटीशन। फूड डिलीवरी बिजनेस में तो 2 ही प्लेयर बचे हैं, जोमेटो और स्विगी, दोनों का करीब करीब 50% प्लस माइनस मार्केट शेयर चलते रहता है, बट ब्लिंकिट में उनका शेयर काफी आगे है। और हमें लगता है कि इन्होंने यहाँ पे अच्छा I would say the proof of concept has been established as far as the profitability of the business is concerned. क्योंकि न्यू एज बिजनेसेस में सबसे बड़ा एक सवाल रहता है कि कब तक ये लोग कैश बर्न करते रहेंगे, एंड एट व्हाट पॉइंट इन टाइम दे विल बिकम कैश पॉजिटिव प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, और they will be, they don't need too much of investor support as far as the funding is concerned. So I think they are at a stage where they have established the proof of the concept, and of course they continue to also invest in some of the other new businesses. जैसे इवेंट मैनेजमेंट का जो उन्होंने बिजनेस अभी या फ्रॉम पेटीएम जो बाय किया है, आई थिंक वहां पे भी आउटलुक इज क्वाइट पॉजिटिव। राइट सचिन, एक और सवाल आपसे पीएसयू खेमे को भी लेकर था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कई सारे सेगमेंट्स, खास तौर से चाहे वो डिफेंस या रेलवेज हो, इनमें तो करेक्शन आया ही है, पर हाल फिलहाल बैंकिंग जैसी स्पेस में भी कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एफआईआईज रिटर्न करते हैं या फिर थोड़ा सा मार्केट का माहौल ठीक होता है तो फिर से एक बार मौका है पीएसयूज को देखने का? क्या आपको ये स्पेस वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ी डिसेंट लगती है अब? मेरा ये मानना है कि पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हमें करना नहीं चाहिए। हर एक कंपनी को अलग उसकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना चाहिए। हर एक कंपनी का उसका जो सेक्टरल ग्रोथ आउटलुक है, उसकी जो मैनेजमेंट क्वालिटीज है, उन लोग के जो मैनेज बिजनेस प्लान्स है, वो हिसाब से देखने चाहिए। कई सारे सेक्टर से जहाँ पे पीएसयूज अच्छा करते हैं, कई सारे सेक्टर से जहाँ पे पीएसयूज लगार्ड्स है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। So I think it has to be evaluated on case to case basis rather than putting all of them in the one box. ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से सारी बात रखी अपनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।